गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज बीए पार्ट थर्ड में जो नया पाठ्यक्रम में बिंदु जुड़ा था, संस्कृतिकरण की अवधारणा, उसकी परिचय के रूप में मैं ये क्लास ले रहा हूँ। संस्कृतिकरण की अवधारणा यह कोई नया विषय नहीं है। हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी बदले हुए रूप में से पढ़ चुके हैं। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास की सांस्कृतिक रूपांतरण की इस प्रक्रिया को हमने फर्स्ट ईयर में परिचय के रूप में, तुलनात्मक अध्ययन के रूप में और ग्रामीण समाज शास्त्र में एक पूरा चैप्टर हमने संस्कृतिकरण के संदर्भ में पढ़ा है। बीए पार्ट थर्ड में दो बिंदु जोड़े गए हैं, डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा और प्रभु जाति की अवधारणा। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृतिकरण सामान्य शब्दों में सांस्कृतिक रूपांतरण की वह प्रक्रिया है जिसमें एक उच्च परिस्थिति धारक जाति होती है जिसका अनुसरण निम्न जाति या ऐसी जाति जो तुलनात्मक रूप से उससे कमज़ोर है, वो उसकी जीवन शैली को अपनाने के रूप में करती है और एक दो पीढ़ी के बाद उनकी ही संतान होने का दावा करने वाली यह सांस्कृतिक प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण के संदर्भ में डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के मैसूर में एक रामपुरा नामक गांव था, वहां पर अध्ययन किया। उस गांव में ब्राह्मण और कुर्ग दो जातियां निवास करती थी। ब्राह्मण की सोपानिक व्यवस्था में उच्च परिस्थिति थी और कुर्ग साफ सफाई का काम करते थे। कुर्ग जाति में उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने ब्राह्मणों की सर्वोच्च प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर उनकी जैसी जीवन शैली, आदत, प्रथा को ग्रहण करना प्रारंभ किया और एक सांस्कृतिक रूपांतरण के चिन्ह उन्हें दिखाई दिए। डॉक्टर श्रीनिवास के शब्दों में संस्कृतिकरण का अर्थ है सिर्फ नवीन प्रथाओं व आदतों को ग्रहण करना ही नहीं, बल्कि पवित्र तथा लौकिक जीवन से संबंधित नए विचारों एवं मूल्यों को भी प्रकट करना है, जिनका वितरण संस्कृत के विशाल साहित्य में बहुधा देखने को मिलता है। कर्म, धर्म, पाप, पुण्य, संसार, मोक्ष आदि संस्कृत के कुछ अत्यंत लोकप्रिय आध्यात्मिक विचार हैं। इस स्लाइड में जो आप चित्र देख रहे हैं, ये डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास का है। इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा स्थापित करने से पहले इसको प्रारंभिक रूप से ब्राह्मणीकरण का नाम दिया था। अर्थात जब रामपुरा नामक गांव में कुर्ग जाति के लोगों ने ब्राह्मणों का अनुसरण करना प्रारंभ किया और सांस्कृतिक रूपांतरण की यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो उन्होंने प्रारंभिक रूप से इसका नाम ब्राह्मणीकरण रखा और ये कहा कि यह प्रक्रिया ब्राह्मणों का अनुसरण करने से संबंधित है। लेकिन अनुसंधान के क्षेत्र में हम देखते हैं कि जब कोई भी निष्कर्ष हम निकाल देते हैं तो उसको अलग अलग क्षेत्रों में परीक्षण किया जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में जब परीक्षण करते हैं और सब जगह समान परिस्थितियों में समान परिणाम प्राप्त हो तो हम इसको एक सैद्धांतिक प्ररचना के रूप में देखा जाते हैं। अब प्रश्न उठा, जब ये गुजरात में पहुंचे तो वहां देखा कि जिस जाति का अनुसरण किया जा रहा था वो ब्राह्मण नहीं थे, वो वहां के जमीन पर अधिकार रखने वाले, राजनीतिक प्रभुत्व वाले, संख्या में अधिक पटेल जाति के लोग थे। जब इन्होंने इस बिंदु का अध्ययन आगे राजस्थान में किया तो राजपूताना क्षेत्र में डोमिनेट कास्ट के रूप में राजपूत जाति थी, वहाँ ना पटेल थे ना ब्राह्मण थे। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में पठान, हिमाचल प्रदेश में गुज्जर, अलग अलग जाति संरचना को अनुसरण करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था और उसमें निम्न परिस्थिति वाली जातियाँ उच्च परिस्थिति वाली इस सामाजिक प्रतिष्ठा वाली जाति का अनुसरण कर रही थी। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने इसमें सुधार करते हुए इसका नाम संस्कृतिकरण रखा और साथ में परिभाषा में डाला कि किसी क्षेत्र विशेष में एक प्रभु जाति होती है। वो प्रभु जाति ओबीसी की हो सकती है, कोई उच्च हो सकती है या मध्यम जाति हो सकती है, पिछड़ी हुई जाति भी हो सकती है। उसका अनुसरण तुलनात्मक रूप से निम्न जाति के लोग करते हैं। उनके आचार विचार, व्यवहार शैली, उनके जीवन जीने के तरीकों को अपनाकर उनका अनुसरण किया जाता है और अनुसरण करने के आधार पर एक दो पीढ़ी के बाद उनकी संतान होने का जब दावा किया जाए तो इस सामाजिक सांस्कृतिक रूपांतरण की प्रक्रिया को संस्कृतिकरण का नाम दिया था। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास
इसे सांस्कृतिक गतिशीलता का विश्लेषण के रूप में परिभाषित करते हैं। इसके प्रणेता श्रीनिवास जो हैं, उन्होंने कुर्द जाति का अध्ययन किया था और उन्होंने पाया कि निम्न जातियां जाति की सोपानिक व्यवस्था में अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए ब्राह्मणों की रीति रिवाज को अपनाने लगी। चूंकि कुर्द वहाँ ब्राह्मणों का अनुसरण कर रहे थे, तो उनके अनुसार उन्होंने अपनी जीवन शैली को इसलिए अपनाया क्योंकि उनको ये उम्मीद थी, क्योंकि उसके अंदर वो उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करके सोपानिक व्यवस्था में अपनी स्थिति को ऊंचा कर सकते थे। ऐसा करने में निम्न जातियों ने अपने कुछ परंपराओं को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने आत्ममंथन किया। उनको लगा कि कुछ हमारे अंदर ऐसी दुराचार के रूप में या आत्मिक शुद्धि की हमें आवश्यकता है, हमें कुछ कमियां हैं जिनको छोड़कर हम उस सोपानिक व्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, हमारी आदत में सुधार कर सकते हैं, जैसे मद्यपान, बलि देना इत्यादि। ऐसा करने में निम्न जातियों ने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया, मद्यपान पर निषेध लगा दिया, मांसाहार छोड़ दिया और अपनी देवी देवताओं के ऊपर जो नरबलि होती थी उसे बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उच्च प्रतिष्ठा वाली जातियां ऐसे कार्य नहीं करते। शायद इसी कारण उनकी निम्न सामाजिक स्थिति मानी गई है। उन्होंने ब्राह्मणों की परंपराओं को अपनाने का पूरा प्रयास किया, उनके जैसे पहनावे, धर्म विधि को अपनाया। और श्रीनिवास जी कहते हैं कि इस निम्न जातियों के इस विश्वास को उनके अंदर ये डेवलप हुआ कि हम 1-2 पीढ़ी के बाद इस सोपानिक व्यवस्था में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेंगे। संस्कृतिकरण की अवधारणा ब्राह्मणीकरण की अवधारणा से अधिक वृहद है, क्योंकि वो एक लघु क्षेत्र के आधार पर किया गया निष्कर्ष था जो रामपुरा नामक गांव में देखा गया था। लेकिन बाद में जब इसको परिशोधित किया गया, देश काल परिस्थिति में अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन किया गया, तो इसे पाया कि वहाँ प्रभु जाति का अनुसरण होता है। श्रीनिवास को लगा कि निम्न जातियाँ ब्राह्मणों का ही नहीं बल्कि अन्य ऊंची जातियों का भी अनुकरण करती है। ये ऊंची जातियाँ क्षत्रिय हो सकती हैं, जैसा राजस्थान के संदर्भ में था, जाट हो सकती हैं हिमाचल राजस्थान के संदर्भ में, और वैश्य भी हो सकते हैं दिल्ली के आसपास के जो अग्रवाल कम्युनिटीज का क्षेत्र है वहाँ के संदर्भ में। इस संपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन में मुख्य बात तो जाति की सोपानिक व्यवस्था में अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाना है, बल्कि यह कार्य कोई भी जाति कर सकती थी। लेकिन श्रीनिवास अवश्य कहते हैं कहीं पर भी शूद्र जातियों को निम्न जातियों ने अपने अनुकरण का मॉडल नहीं बनाया है। यहाँ मैं अपना व्यक्तिगत विचार डालना चाहूँगा। हो सकता है जो श्रीनिवास को लगा आज़ादी से पहले जो शूद्र वर्ण से संबंधित या शूद्र जातियां थी वो राजनीतिक अधिकारों से वंचित थी, वो मतदान नहीं कर सकती थी, जैसा कि हमारे अन्य विद्वानों ने बताया। आर्थिक आधार पर उत्पादन के संसाधनों पर उनका अधिकार नहीं था। सामंतशाही व्यवस्थाओं में या हम कह दें एक अलग प्रकार की हमारे यहाँ जो राजवंशीय परंपराएं रही हैं, वहाँ पर शूद्र को केवल मैला उठाने का, साफ सफाई करने का अधिकार था। तो ना वो धन का अर्जन कर सकता था जातीय सोपानिक व्यवस्थाओं में, ना वो सभ्य समाज के साथ अंत्यक्रिया करके उनके मध्य निवास बनाकर रह सकता था। जब ऐसी उसकी निम्न सामाजिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी, तो हम कैसे उम्मीद करें कि वो डोमिनेंट कास्ट के रूप में आर्थिक संपन्नता, राजनीतिक संपन्नता को प्राप्त करके प्रभु जाति बन पाए। तो शायद यही कारण रहा होगा कि शूद्र जातियों का अनुसरण नहीं किया गया, इनको समाज में स्थान नहीं दिया गया है। संस्कृतिकरण के लक्षण के रूप में डॉक्टर M.N. श्रीनिवास कहते हैं कि जब मैसूर की जातियों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए, तो हालांकि अनेक विद्वानों ने इसकी आलोचनाएं की। अनेक आलोचनाओं के बाद भी यह सांस्कृतिक परिवर्तन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझी जाने वाली अवधारणा है। संस्कृतिकरण की अवधारणा सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का अध्ययन करती है। इसका मतलब है इसमें न केवल सोपानिक व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि यह एक दूसरी परिप्रेक्ष्य में गतिशीलता का द्योतक है। ये गतिशीलता पहले से हमें जानकारी है कि जब किसी व्यक्ति के पद में बदलाव होता है, उसकी सामाजिक स्थिति में बदलाव होता है, तो एक लंबवत और जिसे हम कह सकते हैं एक क्षैतिज गतिशीलता के रूप पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार एक जाति विशेष के लोग अपने कार्यों के आधार पर मैला उठाने का काम कर रहे हैं, साफ सफाई का काम कर रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थों को ढोने का काम कर रहे हैं, वो यदि संस्कृतिकरण के माध्यम से आज के संदर्भ में यदि देखें उच्च प्रतिष्ठा अधिकारों को प्राप्त करें, तो उनका तो पूरा ही संपूर्ण जीवन बदल जाता है। मैं कुछ स्थानीय उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे जयपुर जिले के आंचलिक क्षेत्रों में कुछ निम्न वर्ण की जो SC वर्ग की जातियाँ हैं, वो अक्सर दिल्ली में कमाने के लिए जाती हैं।
और दिल्ली में वो कपूर, खन्ना, पंजाबी फैमिलियों के संपर्क में आई और उसका प्रभाव ये हुआ कि उन्होंने उनकी जीवन शैली, तीज त्योहार मनाने के तरीके अपनाए, पहनावा उनका कॉपी किया और आज वो अपने गांव में जब लौट के आते हैं तो उन्होंने अपने सरनेम मल्होत्रा, कपूर, खन्ना रखे हैं और उन परंपराओं का वो निर्वहन करके अपने आप को उस डोमिनेट कास्ट के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पर उनकी वो अनुसूचित जाति वाली जो स्थिति है वो तो बनी हुई है, लेकिन एक सामाजिक सम्मान की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उनको पंजाबी वर्ग का ही सदस्य कुछ लोग मान लेते हैं, जिससे उनको एक काल्पनिक रूप से सम्मान प्राप्त होता है। तो ये उदाहरण कहीं ना कहीं यहाँ संस्कृतिकरण का हो सकता है। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण समाज को कॉपी करते हुए कुछ आंतरिक क्षेत्रों में जांगीर, जो कि कारपेंटर का काम करते हैं, वो अपने नाम के आगे शर्मा लगाते हैं। तो ये भी एक सांस्कृतिक प्रतीक है जिसमें संस्कृतिकरण चल रहा है कि ब्राह्मण की प्रतिष्ठा को वो अपने ही उस रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि यह एक लंबे चर्चा का बिंदु हो सकता है। हमें इतना समझना होगा कि अपनी सामाजिक सोपानिक व्यवस्था को उच्च बनाने के लिए उनकी उच्च जाति की संतान होने का दावा करने की यह एक रूपांतरण प्रक्रिया है। यह परिवर्तन आंतरिक स्रोतों के द्वारा होता है। जाति की व्यवस्था एक सोपान है। चूंकि यह स्पष्ट है कि बाहरी तौर पर बदलाव नहीं होंगे, आंतरिक रूप से इसमें बदलाव की परंपरा देखी जाती है। इसमें किसी पायदान पर खड़ी हुई जाति ऊंचा उठने का प्रयास करती है, तो परिवर्तन का कारण जाति व्यवस्था के अंदर ही है, क्योंकि जाति की सोपानिक व्यवस्थाओं में कुछ मूलभूत संरचनाएं बनी हुई हैं, जैसे संस्तरण है, खंडात्मक विभाजन है, उसके धार्मिक निरूपिताएं हैं, विवाह, अपनी जाति में विवाह के प्रतिबंध है। कुछ ऐसे कारण हैं जो उसमें आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं कर सकते, लेकिन निम्न जातियां अपनी व्यवस्था में बाहर अपनी परिस्थिति को सुधार सकती हैं और सांस्कृतिक परिवर्तन को आंतरिक आधार पर मानती है। यह संस्कृतिकरण वर्टिकल है, शीर्ष प्रवृत्ति का माना जाता है। संस्कृतिकरण की अवधारणा का केंद्र परंपरा होती है। प्रत्येक जाति की एक ऐतिहासिक परंपरा है और इस परंपरा के अनुसार जाति की सोपान व्यवस्था में कोई जाति शीर्ष पर है, कोई मध्य में, कोई निम्न स्तर पर है। यह स्तर परंपरा सम्मत होता है। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृतिकरण की इस अवधारणा में हमें मोटे तौर पर यह मानना है कि प्रभु जाति के रूप में जो जाति है उसकी सर्वोच्च प्रतिष्ठा सम्मान को देखकर निम्न जाति जो उसकी तुलना में निम्न है, या निम्न को मैं कोई दीनहीन नहीं बता रहा या कोई मैं किसी जाति का उपास नहीं कर रहा, मैं निम्न से तात्पर्य मानता हूं जो अधिकारों से वंचित है, जिसको हम संवैधानिक भाषा में पिछड़े वर्गों में मान सकते हैं। ये जातियां अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए इस तरह का अनुसरण करती हैं। ये एक संदर्भ समूह जैसी अवधारणा है जो कि हाइमेन ने 1942 में दिया था द स्टेट नामक बुक में, और उसने बताया था कि हम किसी समूह का हिस्सा नहीं होते, मगर मानसिक रूप से आकांक्षा के आधार पर उस समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं और उसकी परंपराओं को आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक इसी प्रकार यह संस्कृतिकरण भी किसी समूह विशेष का अनुसरण करने की परंपरा है। उसमें उसके जीवन शैली को, कार्य करने के तरीकों को अपनाया गया और अपनाने के बाद अपनी उच्च प्रतिष्ठा को नई पीढ़ी के संसाधन के रूप में देखा गया। उदाहरण के लिए, जब रामपुरा नामक गांव में जो कुर्ग जाति के लोग थे जो साफ सफाई का काम करते थे, जब उनके समूह को लगा कि वो ब्राह्मणों की परंपरा के अनुरूप अपने आप को ढाल चुके हैं, तो उन्होंने एक दिन रात्रि के समय अपना गांव छोड़ा और गांव की मुख्य सीमा के बाहर जाकर ब्राह्मणों के द्वारा जो प्राप्त परिवेश, परिधान, जो भी उनके संस्कार थे, उनको ग्रहण करने की शपथ ली। उन्होंने अपना चोला बदला और किसी दूसरे गांव में, सुदूर गांव में जाकर वो ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। अब उन्हें पता था कि अभिवादन करते समय कौन सा शब्द उच्चारित करना है, वैदिक धार्मिक परंपराओं में कौन से व्यवहार करने हैं। इसके अतिरिक्त वो ब्राह्मणों को कॉपी कर रहे थे कि वो कोई नमस्कार करता था तो किस शब्द का उच्चारण करते थे। इस आधार पर उन्होंने पूरी की पूरी जीवन शैली को अपनाया। अब लोग उन्हें ब्राह्मण समझने लगे, उनकी संतान ब्राह्मणों की संतानों के साथ खेलने बढ़ने लगी। तो इसका सीधा सीधा आशय है कि अगली 1-2 पीढ़ी में उनके अंदर भी वही संस्कार आएंगे जो ब्राह्मण युवकों में थे, बच्चों में थे। इस तरह 1-2 पीढ़ी के बाद वो अपनी संतान होने का दावा कर सकते हैं कि हम तो ब्राह्मण ही थे, जबकि मूल रूप में हम जानते हैं कि वो कुर्ग जाति के लोग थे। ऐसी संभावनाएं रही और इस तरह प्रभु जाति का अनुसरण करने के आधार पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया चलती रही। मेरा ये व्याख्यान मात्र परिचय के रूप में था। अगले व्याख्यानों में मैं संस्कृतिकरण के संदर्भ में उस पक्ष की भी चर्चा करूंगा कि ये द्विगामी एक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए,
आज हम देखते हैं कि कुछ उच्च जातियों में बलि देने की परंपरा, भूत प्रेत में विश्वास करने की परंपरा है। ये कहाँ से आई? ये कहीं ना कहीं उन निम्न जातियों के संपर्क से आई है। कहीं ना कहीं इसमें पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया चली है, अर्थात अलग अलग संस्कृति के लोग अपने कुछ तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। तो जब संस्कृतिकरण चला तो ये नहीं है कि निम्न जाति ने ही उच्च जाति का अनुसरण किया है, बल्कि उच्च जातियों ने, प्रभु जाति ने भी निम्न जाति के सांस्कृतिक प्रतीकों को अपनी जीवन शैली में अपनाया है, जिसे हम निम्न रूप में देख सकते हैं कि वो बलि देने में विश्वास रखने लगे थे कालांतर में, और वो भूत प्रेत आत्मा में विश्वास करने लगे थे। इस आधार पर इसकी सिद्धि होती है। अगली क्लास में मैं इसके संदर्भ में आगे व्याख्या करूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।